हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज बायोलॉजी का पहला चैप्टर देखेंगे क्लास 12th का, और ये है सूक्ष्म जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैसे होता है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये आपके चैप्टर हैं जो अभी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है आपका जीवों में जनन। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बेसिकली कुछ ही पॉइंट्स आपको याद रखना है कि प्रजनन क्या होता है, जनन के प्रकार क्या होते हैं, लैंगिक अलैंगिक जनन में डिफरेंस क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या होते हैं। ठीक है, बस बेसिकली आपको इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर समझना है। तो प्रजनन देख लेते हैं क्या होता है। प्रजनन या जनन वह क्रिया होती है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, या ऐसी क्रिया जिससे प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है प्रजनन कहलाता है। प्रजनन के द्वारा ही प्रत्येक पीढ़ी का विकास होता है। ठीक है, तो प्रजनन की डिफिनीशन आप लिखेंगे, यह वह प्रक्रिया है जिससे प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, प्रजनन कहलाता है, और इसी के द्वारा ही प्रत्येक पीढ़ी का विकास होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको नोट्स बना लेनी है। तो प्रजनन का मतलब ही हो गया, जनन का मतलब हो गया कि नई पीढ़ी का उत्पन्न होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जनरेशन होना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अब ये जनन दो प्रकार से हो सकता है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार का होता है तो आप बोलेंगे दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक और अलैंगिक, नाम से ही क्लियर है। लैंगिक सेक्सुअल यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर लैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन का मतलब हो गया जहाँ पर किसी एक से ही वहाँ पर रिप्रोडक्शन हो जाए, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो बेसिकली इनकी डिफिनीशन आपको लिखनी होगी, तो ऐसे लिखेंगे, लैंगिक जनन में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जिनमें नर व मादा युग्मकों के संलयन को लैंगिक जनन कहते हैं। मीन्स वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों के संलयन से लैंगिक जनन बनता है, वो लैंगिक जनन कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई। ठीक है, तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की ज़रूरत होती है। तो नर जो होता है वो क्या करता है, शुक्राणु निकालता है, और जो मादा होती है वो क्या करती है, अंडाणु निकालती है। ठीक है, तो मादा बॉडी से अंडाणु और नर बॉडी से शुक्राणु मिलता है। तो ये दोनों जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं, यानी कि जब ये आपस में मिलते हैं, इनका निषेचन होता है, तो वहाँ पर ये आपस में टकराते हैं, और इसे ही कहा जाता है संलयन, यानी कि फ्यूजन बोला जाता है। जब नर और मादा के शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि संलयन। और जब यहाँ पर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक जाइगोट बनता है जिसको हम बोलते हैं युग्मनज। जाइगोट बनता है, और इसी जाइगोट के बाद ही एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनता है, और भ्रूण के बाद ही एक बेबी का एक अंड बनता है, यानी कि एग बनता है। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस चलता है लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन आपको समझ आ गया होगा, नर और मादा के आपस में संलयन होने से शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, जिससे निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण से ही अंड और अंड से ही बच्चे का निर्माण होता है, और यह जनन लैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण है इसका, कौन कौन आता है इसमें, उच्च कोटि के प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु आदि लैंगिक जनन के एग्जाम्पल होते हैं, या इनमें लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा के बिना संलयन होने वाली क्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। मीन्स ऐसी जनन प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की ज़रूरत नहीं हो, उनके संलयन की ज़रूरत नहीं हो, फ्यूजन की ज़रूरत नहीं हो, सेपरेटली काम हो जाता है, चाहे वो सूक्ष्म जीवों में हो, पेड़ पौधों में हो, तो वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, इसमें अंतर अगर आपसे पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, ये आपको बताना है, नोट कर लेंगे इसको भी। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, तो अलैंगिक में आपने क्या देखा, इसमें एक जनक भाग लेता है, यानी कि या तो नर ही होगा या तो मादा ही होगा, जबकि लैंगिक जनन में आपको दो जनक नर मादा भाग लेते हैं, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों ही भाग लेते हैं। और अलैंगिक जनन में केवल और केवल एक जनक होगा, चाहे वो नर हो या मादा हो, कोई एक ही भाग लेगा। दूसरा है
इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है, क्योंकि नर और मादा का यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर निषेचन नहीं होता है। इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है, यानी कि यहाँ पर दोनों का संलयन होता है, उसे ही निषेचन बोला जाता है। यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका कौन सी हो गई? फूल, पेड़ पौधे, पत्तियां, बीज कहीं पर भी हो सकता है, जबकि यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो जब भी लैंगिक जनन होता है वो कहाँ होता है? जनक कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि अलैंगिक जनन कहाँ पर होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, और जो लैंगिक जनन होता है उसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों ही प्रकार के विभाजन होते हैं। अलैंगिक जनन सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है, बहुत ही फास्ट होता है, जबकि ये जटिल होता है, धीमी गति से होने वाला जनन होता है। इसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने पेरेंट्स के जैसे हो सकते हैं, बट एकदम हूबहू नहीं हो सकते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में अगर अलैंगिक जनन की बात कर दें तो आम का पौधा आम ही बनेगा, वो इमली नहीं होता है ना। तो वो अलैंगिक जनन, यानी कि इसमें क्लोन बनते हैं। क्लोन का मतलब होता है हूबहू कॉपी होना अलैंगिक जनन में, जबकि लैंगिक जनन में डिफरेंट होते हैं। ये आपको इतना याद रखना है कि किस तरीके से डिफरेंस को लिखना है, नोट्स बना लेनी है। अलैंगिक जनन की फिर विधियां आपके सिलेबस में दी हुई हैं। तो अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे पहला है बाइनरी फिजन, यानी कि द्विविभाजन। तो द्विविभाजन में क्या होता है? इसमें जनक का दो समान संततियों में बंटवारा हो जाता है। जैसे ये जनक है तो जनक में ही दो समान संतति में बंटवारा हो जाता है। जैसे अमीबा हो गया, युगलिना हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए द्विविभाजन के, बाइनरी फिजन के। बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। इसमें स्पोर से यानी बीजाणु से इनका प्रकीर्णन होता है। पहले बीजाणु बनेंगे, बीज से ही इनका प्रकीर्णन होता है, और उसी प्रकीर्णन से ही नए जीव या नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे इलोथ्रिक्स और शैवाल इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट में किस टाइप का लैंगिक या अलैंगिक जनन होता है, तो आप बताएंगे अलैंगिक। फिर ऑप्शन होगा कि ईस्ट में क्या होता है, किस टाइप का जनन होता है, मुकुलन होता है, कलिका निर्माण होता है, बीजाणु रोपाणु होता है, क्या होता है, तो आप बताएंगे ईस्ट में मुकुलन होता है। तो मुकुलन क्या है? इसमें जंतु कोशिका में या जनक कोशिका में केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा संतति दो भागों में बंट जाती है। जो जनक कोशिका होती है उसमें केंद्रक जो होता है वो सूत्री विभाजन द्वारा संतति दो भागों में बंट जाती है, और कुछ समय बाद नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इसे बोलते हैं ईस्ट। और इसका डायग्राम आप देखेंगे ना तो आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से फिर ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है मुकुलन या बडिंग बोला जाता है। तो ईस्ट में किस टाइप का जनन होता है लैंगिक, कैसा? मुकुलन के द्वारा। कलिका निर्माण क्या होता है? कलिका का मतलब होता है बड, यानी कि नई कली निकलती है पत्ते या तने के रूप में, और उससे क्या होता है, नई कली बनती है और उससे नए पौधे बनते हैं। तो यह पत्ती व तने के अग्रभाग पर हरे रंग की रचना होती है, जिससे अंकुरण द्वारा नए पौधे बनते हैं। तो कलिका, पहले कली क्या है ये समझ लो। तो आप देखेंगे पत्ती या तने के अग्रभाग पर आपको ऐसी छोटी सी कली दिखाई देती है, जो कि हरे रंग की एक रचना होती है। तो हरे रंग के इस रचना को क्या बोला जाता है? कली बोला जाता है। और इसी में जब अंकुरण होता है तो उससे नया पौधा बनता है, इसे ही बोला जाता है कलिका निर्माण। एग्जाम्पल इसका याद रखना है फ्यूनेरिया। खंडी भवन, जनक पौधों का शरीर दो या अधिक भागों में टूट जाता है। खंडी है ना, ऐसे नाम है इसका। तो इस तरीके से इसमें आप इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे, ऐसे होगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं खंडी भवन, और अलग अलग टूट कर नए नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो आपको बनाना होगा तो इस तरीके से करके। ठीक है, तो इस तरीके से इनका खंडों में बंटवारा हो जाता है। तो जनक पौधे का शरीर दो या अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग नया पौधा बनाता है, जैसे स्पाइरोगायरा, यूलेथ्रिक्स, रिक्सिया, मार्केनिया, हाइड्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब खंडी भवन के एग्जाम्पल होते हैं। पुट्टी भवन, अमीबा अपने कोटपाद को वापस लेकर एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण बनाता है, जिसे पुटी भवन कहा जाता है। तो अमीबा में पुटी भवन
भी होता है, यानी कि ये भी एक अलैंगिक जनन की विधि होती है, तो ये भी होता है। और बाइनरी फिजन भी होता है, यानी कि द्विविभाजन भी होता है, तो आपको याद रखना है। तो इस तरीके से कुछ मेथड हैं जो अलैंगिक जनन के मेथड हैं, ये आपको याद रखने हैं, लिख लेने हैं प्रॉपर। फिर आता है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन क्या है पहले, फिर उसके प्रकार देखते हैं। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब है कि जो पौधे हैं ये पत्तियों से, कलियों से, फलों से, फूलों से, बीजों से नए निर्माण होते हैं, नया पौधा बनाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। तो अब ये जो पत्तियों से, फूलों से, बीजों से नए पौधे बन रहे हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैसे कहीं पर भी सीड पड़ा हुआ, अपने आप से ही नए पौधे बन गए, हमने उसको नहीं उगाया, तो वो प्राकृतिक कहलाता है। और कहीं कहीं पर हमें खुद से लगाना पड़ता है, जैसे बागवानी करनी पड़ती है, तो वो क्या होता है, कृत्रिम होता है। तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं और इनसे नए पौधों का निर्माण होता है। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो ये समझेंगे। यह वह क्रिया है, यह क्रिया पौधे के कायिक भाग जैसे तना, जड़ व पत्ती अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। सामान्य रूप से यह द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पादपों में होती है और ये निम्न प्रकार की होती है। तो जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होते हैं, इसमें तने, जड़ और पत्ती अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं और ये 2 वर्ष में या बहुवर्षीय कैसे भी पौधे हो सकते हैं। और इनमें किस तरीके का कायिक प्रवर्धन होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि तनों के द्वारा नए पौधे बन जाते हैं, जड़ों से नए पौधे बन जाते हैं, पत्तियों से नए पौधे बन जाते हैं। तो जिन जिन से नए पौधे बनते हैं उन्हीं के द्वारा इनको दिखाना है। तो पहला है तनों के द्वारा कायिक जनन, फिर है जड़ों द्वारा कायिक जनन, फिर है पत्ती द्वारा कायिक जनन। अब हम अगर तनों की बात करते हैं तो तना भी भूमिगत तना भी हो सकता है जो ज़मीन के अंदर हो, और एक हो सकता है कि जो बाहर होता है। ठीक है, तो तने द्वारा कायिक जनन, इस प्रकार का जनन भूमिगत अथवा अर्धवायवीय दोनों प्रकार के तनों से होता है। अर्धवायवीय का मतलब हो गया आधा हवा में, आधा मिट्टी के ऊपर जो तना होता है उसको अर्धवायवीय तना कहा जाता है। तो दोनों प्रकार के तनों से नया पौधा बनता है। तो पहला है भूमिगत तना, इसमें कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो जो भूमिगत तना होता है इससे कलिकाएं निकलती हैं, बड्स निकलते हैं और नए पौधे बनते हैं। तो इसमें आपको समझना है कुछ, जैसे कंद, प्रकंद, घनकंद और सलकंद। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आलू किसका एग्जाम्पल है कंद का, अदरक किसका है प्रकंद का, अरवी किसका है घनकंद का, प्याज किसका है सलकंद का। तो सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो जो भूमिगत तना होता है ये 4 प्रकार के होते हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। तो कंद की बात हम करते हैं तो जैसे आलू है, आलू क्या है, एक तना है, आपको पता है इसको कैसे उगाया जाता है। तो आलू को काट दिया जाता है और उसमें आँखें आ जाती हैं, फिर उसके बाद उनको लगाया जाता है और उससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं, इसमें आँख के द्वारा नया पौधा बनता है जैसे आलू। प्राकंद क्या होता है, इसमें क्षैतिज वृद्धि होती है। क्षैतिज का मतलब इस तरीके से होता है पड़े हुए, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस तरह लंबाई में। ठीक है, तो प्राकंद क्या होता है, इसमें क्षैतिज वृद्धि होता है तथा पर्व संधियों से नए पौधे बनते हैं। यानी कि इस तरीके से इसमें भी सीड्स से ऐसे तने से ऐसे अलग अलग कलियाँ निकलती हैं और इनमें पर्व संधियाँ निकलती हैं, फिर उनसे नया पौधा बनता है जैसे अदरक। घनकंद क्या होता है, इसमें ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है जैसे अरबी, केसर, जिमीकंद आदि। ये भी क्या है, सब तने के एग्जाम्पल हैं। सल्ककंद, सल्क का मतलब एक के ऊपर एक ऐसे लेयर होती है, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ट्यूलिप हो गया, रजनीगंधा हो गया। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है कि कौन किस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, किस टाइप के तने के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो भूमिगत तना में 4 प्रकार का होगा जो भूमि के अंदर होता है। अब है अर्धवायवीय तना, यानी कि जो आधा मिट्टी में होता है, आधा अंदर होता है और आधा बाहर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको 4 तरीके में देखने को मिलता है। एक होता है ऊपरी भूअस्तारी, दूसरा होता है भूअस्तारी का, तीसरा होता है अंतः भूअस्तारी और चौथा होता है भूअस्तरी। तो 4 प्रकार के होते हैं। तो इनका नोट्स कैसे बनाएंगे आप, ऊपरी भूअस्तारी, ऊपरी भूअस्तारी, भू का मतलब ज़मीन, अस्तरी का मतलब ज़मीन के ऊपर का स्तर
ऊपरी का मतलब ऊपर। तो मिट्टी के बाहर क्षैतिज रूप से होते हैं ये। इनमें जड़ें और शाखाएं निकलती हैं। उदाहरण हो गया दूब घास। तो दूब घास आपने देखा होगा तो ऊपर ही होती हैं, मिट्टी के ऊपर होती हैं, बाहर क्षैतिज रूप से होती हैं। ठीक है, तो दूब घास हो गई ऊपरी भूअस्तारिका एग्जाम्पल। भूअस्तारिका क्या होता है? यह जलोद्भिद होते हैं, यानी कि जल में पाए जाते हैं और इनमें भी शाखाएं निकलती हैं। और वो शाखाएं कैसी होती हैं? जलमग्न शाखाएं होती हैं। पत्तियां ऐसे निकलती हैं जिसमें नीचे जड़ें होती हैं। मीन्स पत्तियां तो निकलती हैं लेकिन पत्तियों में नीचे क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। जैसे जलकुंभी हो गई, पिस्टिया हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके? भूअस्तारिका की। भूअस्तारिका का मतलब क्या होता है कि जो जल में होते हैं। ठीक है। तीसरा है अंतः भूअस्तारी। अंतः भूअस्तारी या जमीन के अंदर होते हैं। अंतः का मतलब अंदर, भूअस्तारी का मतलब जमीन के लेवल से। तो ये जमीन के अंदर होते हैं तथा जो शाखाएं होती हैं वो मिट्टी के बाहर निकलती हैं, जैसे पुदीना, गुलदाउदी एक्सेट्रा। भूअस्तरी, इसमें पर्व संधियाँ, जड़ें वायवीय भाग से निकलते हैं। ठीक है, यानी हवा में निकलते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, अरबी, केला आदि। तो आपको ये चारों याद रखना है। अर्धवायवीय तना के पार्ट में, ऊपरी भूअस्तारी मिट्टी के बाहर, भूअस्तारिका जल में, अंतः भूअस्तारी मिट्टी के अंदर और भूअस्तरी इसमें जो पर्व संधि होती हैं, पर्व संधि से जड़ें और वायवीय भाग निकलते हैं। सबके उदाहरण आपको याद रख लेना है और प्रॉपर नोट्स बना लेनी है। तो हमने देखा यानी कि तने द्वारा कायिक जनन, तो तनों द्वारा कायिक जनन 2 प्रकार का हुआ, भूमिगत और अर्धवायवीय। भूमिगत भी 4 प्रकार का हुआ, कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। और अर्धवायवीय भी 4 प्रकार का हुआ, ऊपरी भूअस्तारी, भूअस्तारिका, अंतः भूअस्तारी और भूअस्तरी। ठीक है। अब जड़ों द्वारा भी कायिक जनन हो सकता है, यानी कि जड़ों के द्वारा भी तो हम पौधे लगाते हैं, जैसे शकरकंद, शतावर, डहेलिया, शीशम, एल्बीजिया, मुराया, आम आदि। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है कि जड़ों के द्वारा भी हम पौधे लगाते हैं। पत्तियों द्वारा भी नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे ब्रायोफिल्लम, किलेंचो, अजूबा, बिगोरिया आदि की जो प्रजातियाँ होती हैं तो इनमें पत्तियाँ होती हैं इस तरीके से, और पत्तियों में यहाँ पर ऐसे नया पार्ट निकलता है और ये सेपरेट होकर एक नया पौधा बना देते हैं। ठीक है, तो पत्तियों से भी नए पौधे का निर्माण होता है। अब कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या है, और ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कायिक प्रवर्धन से लाभ ये है कि इस विधि द्वारा पौधे की खराब जातियों का विकास किया जा सकता है। जो पौधे की खराब जातियाँ भी हैं उनसे भी पौधे उगाए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं। जड़ हो गया, तना हो गई, इनसे पौधे बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं। कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा पुराने पौधों के समाप्त होने से पहले ही नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिससे उनकी प्रजातियां बची रह जाती हैं। केला, अनानास, गुलाब, अंगूर आदि में बीज कठिनता व देरी से बनते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है, ऐसे पौधों में कायिक प्रवर्धन ही प्रजनन का एकमात्र साधन है, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं बहुत देर में आते हैं, इसलिए कायिक प्रवर्धन द्वारा इनकी तैयारी की जाती है, नए पौधे बनाए जाते हैं। बहुत से फलदार वृक्षों की परिपक्व होने तथा फल बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। भाई पेड़ हैं तो बहुत समय लग जाता है उनको मैच्योर होने में और उनमें फल लगने में। तो इस विधि से तैयार पौधे पर 1 ही वर्ष में फल लग जाते हैं। पौधों की उत्पत्ति निश्चित होती है, इस विधि में किसी बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो इस तरीके से कायिक प्रवर्धन के ये लाभ हो गए। ठीक है, तो इतना आपने नोट्स बना लेना है। फिर आपको अलैंगिक जनन के लाभ और हानियों की भी नोट्स बना लेनी है। फिर कुछ पॉइंट हम लैंगिक जनन पर डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अलैंगिक जनन के लाभ और हानि लिख लेंगे आप यहाँ से। अलैंगिक जनन के लाभ और हानि ये लिख लेंगे, और इससे पहले आपको कायिक प्रवर्धन और उसके प्रकार और उसके लाभ लिखवा दिए, वो लिख लेना है। और अलैंगिक और लैंगिक जनन में डिफरेंट क्या है ये आपको लिख लेना है। तो इतना चैप्टर, पहला चैप्टर इतना ही आपका इम्पॉर्टेंट है। इतना आप पढ़ लेंगे तो आप इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे अटैम्प्ट ना कर पाएँ। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर नोट्स बना लेनी है। अलैंगिक जनन से लाभ क्या क्या है, तो इसमें लाभ मैं समझा देती हूँ। जैसे इससे जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनक के समान होती है। जो गुणसूत्रों की संख्या होती है संतान की वो जनक के समान होती है, यानी कि अगर उसके पापा में 47 गुणसूत्र हैं तो उसमें भी 47 होंगे। तो गुणसूत्रों की संख्या भी समान होती है। इसमें जो युग्मक बनते हैं उनमें निषेचन, भ्रूण, ये विकास, ये सब क्रियाएं नहीं होती, यानी कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन नहीं होता है, भ्रूण नहीं बनता है, ये सब क्रिया नहीं होती है। इसलिए इनके बीच में जो गुणन होता है बहुत ही तीव्र तरीके से होता है।
एक ही जनन द्वारा इनमें अलैंगिक जनन हो जाता है, ठीक है। और अनेक पौधे में यह प्रतिकूल परिस्थितियां व्यतीत करने का साधन भी हैं। तो ये कुछ अलैंगिक जनन के लाभ हैं। हानियाँ इसकी क्या हैं? तो हानियाँ ये हैं कि अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिससे नई प्रजाति का विकास नहीं हो पाता है इसमें। इस जनन की निरंतरता से संतति दुर्बल हो जाती है। जैसे अब एक ही किस्म के पौधे होते हैं बार बार, तो धीरे धीरे क्या होते हैं? दुर्बल होते जाते हैं। तो वही बोला गया है, इस जनन की निरंतरता से संतति दुर्बल होती जाती है। संतति जीवों में कोई नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के हानियाँ क्या है? ये है कि एक तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे इसमें नई प्रजाति नहीं होती है, और एक ही किस्म के बार बार पौधे लगने से जो संतति होती है दुर्बल हो जाती है, और कोई नया लक्षण इनमें नहीं होता है। बट लाभ ये है कि बहुत ही तीव्र होता है, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, और आकार में अपने आनुवंशिक में अपने जनक के जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये लाभ और हानियाँ भी आपको लिख लेनी है। फिर कैसी लगी आपको ये वीडियो आप ज़रूर बताएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।